हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम जितनी भी आपकी यूनिट हैं चारों यूनिटों का सार एक वीडियो में लेके आए हैं, जिसमें हम टीकाकरण, गर्भवती की देखभाल, स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में आपके लिए पूछे जा रहे हैं, तो हम सारों को बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में चीज़ों को आज सॉल्व करेंगे। और मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपसे यह प्रश्न बन रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में फिर लोड नहीं लेना है, आपको एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाना है। क्योंकि मैंने जो आपके लिए क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने आपको पहले कराया है ABC का, प्राथमिक उपचार में ABC का मैं आपके लिए प्रश्न करा चुका हूँ। और वो प्रश्न आपको 1 तारीख को पूछ लिया गया है कि ए का मतलब क्या है। तो सेम प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ, ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे हैं, अब वो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि फिजूल के प्रश्न आ रहे हैं, कोई फिजूल का प्रश्न नहीं है, सब काम के हैं, सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न है, महिलाओं की देखभाल के लिए WHO के अनुसार न्यूनतम कितनी ANC जांच की जानी चाहिए। क्या है? गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए WHO के अनुसार न्यूनतम कितनी ANC जांच की जानी चाहिए। ANC का मतलब एंटी नेटल चेकअप, एंटी नेटल केयर चेकअप है ना। पहला ऑप्शन है 2 बार, दूसरा है 4 बार, तीसरा है 6 बार एंड लास्ट है 8 बार। तो WHO के अनुसार बताना है आपको कि न्यूनतम कितनी ANC होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी 8 बार। दूसरा प्रश्न है कि गर्भ अवस्था के दौरान पहली ANC जांच कब की जानी चाहिए। पहला है पहले 12वें सप्ताह में, दूसरा है 16 से 20 सप्ताह में, तीसरा है 24 से 28 सप्ताह में एंड लास्ट है 30 से 34 सप्ताह में। तो बताइए पहली ANC कब की जानी चाहिए। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए पहले 12 सप्ताह में। दूसरा प्रश्न है, गर्भवती महिला को आयरन और फॉलिक एसिड गोलियां कब से दी जाती हैं। पहला है पहले तिमाही से, दूसरा है दूसरे तिमाही से, तीसरा है तीसरी तिमाही से एंड लास्ट है प्रसव के बाद। तो बताइए प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां कब से दी जाती हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ना। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी दूसरी तिमाही से। अगला क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था के दौरान प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक्स्ट्रा कैलोरी बोल रहा है वो। कब? गर्भ अवस्था के दौरान। पहला है 100 किलो कैलोरी, दूसरा है 200 किलो कैलोरी, तीसरा है 300 किलो कैलोरी एंड लास्ट है 500 किलो कैलोरी। तो एक्स्ट्रा कितनी कैलोरी चाहिए होती है पर डे प्रेग्नेंट वुमेन को। ऑप्शन सी 300 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व लेना चाहिए। सबसे अधिक लेना चाहिए आपको ये बताना है पोषक तत्व। पहला है विटामिन सी, दूसरा है
कैल्शियम और आयरन। तीसरा है जिंक और मैग्नीशियम। एंड लास्ट है सोडियम और क्लोरीन। बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व लेना चाहिए। ऑप्शन बी कैल्शियम और आयरन। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है। पहला है हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरा है दूध और डेयरी उत्पाद। तीसरा है मीठा और तले हुए पदार्थ। लास्ट है चावल और आलू। क्या आएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन किस स्थिति को जन्म दे सकता है। पहला है एनीमिया। दूसरा है प्री एक्लेम्पसिया। तीसरा है मधुमेह। एंड लास्ट है थायराइड असंतुलन। तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन किस स्थिति को जन्म देता है गर्भ अवस्था में, बताना है आपको इसका सही आंसर। क्या होगा। ऑप्शन बी प्री एक्लेम्पसिया। और जो नॉर्मल आपका एक्लेम्पसिया होता है नॉर्मल एक्लेम्पसिया अगर पूछे तो उसमें आपको क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर तो हाई होता है, साथ में आपको मतली भी आती है, बेचैनी भी होती है ना, तो उसमें वो हो जाएगा आपका एक्लेम्पसिया। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भवती महिला में एनीमिया की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। पहला है ब्लड शुगर टेस्ट। दूसरा है हीमोग्लोबिन टेस्ट। तीसरा है थायराइड टेस्ट। एंड लास्ट है एक्सरे टेस्ट। क्या होगा। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन टेस्ट। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भवती महिला को निम्नलिखित में से किसका सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं। पहला है कैफीन और शराब। दूसरा है हरी सब्जियां और फल। तीसरा है दूध और अनाज। एंड लास्ट है प्रोटीन युक्त भोजन। तो बताइए क्या सही आंसर होने वाला है। क्या होगा। ऑप्शन ए कैफीन और शराब। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान कौन सा टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। पहला है बीसीजी। दूसरा है टीटी टेटनस टॉक्साइड। तीसरा है हेपेटाइटिस बी। एंड लास्ट है पोलियो वैक्सीन। तो गर्भ अवस्था में बताना है आपको कि कौन सा अनिवार्य लगाया जाता, अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। कौन सा आएगा। ऑप्शन बी टेटनस टॉक्साइड टीटी, जिसको अब टीडी के नाम से भी जाने लगा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। पहला है 2000। दूसरा है 3000। तीसरा है 5000। एंड लास्ट है 6000। तो कितनी धनराशि दी जाती है आपको ये बताना है। ऑप्शन सी 5000। इसकी शुरुआत कब हुई है तो 2017। और एमपी इसके क्रियान्वयन में कैसा है, पहले पायदान पर है भारत में।
अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर को कम करना। दूसरा है महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। तीसरा है शिशु मृत्यु दर को बढ़ाना। एंड लास्ट है परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। क्या सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी क्या होगा इसका? ऑप्शन ए प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर को कम करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। शुरुआत कब हुई है इसकी? तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2005 अप्रैल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य गर्भ अवस्था कितने सप्ताह की होती है? पहला है 30 सप्ताह। दूसरा है 36 सप्ताह। तीसरा है 40 सप्ताह एंड लास्ट है 42 सप्ताह। बताइए सामान्य गर्भ अवस्था कितने सप्ताह की होती है? क्या आंसर होगा इसका सही? ऑप्शन सी 40 सप्ताह। अगर आपका 37 वीक से पहले अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीनेटल बेबी। क्या? प्रीनेटल वर्थ या बेबी। आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद शिशु को सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए? पहला है शहद। दूसरा है मां का पहला गाढ़ा दूध जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तीसरा है घी और हल्दी का मिश्रण एंड लास्ट है गाय का दूध। क्या सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन बी मां का पहला गाढ़ा दूध। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद शिशु को अनिवार्य रूप से कितने माह तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए? पहला है 3 माह। दूसरा है 4 माह। तीसरा है 6 माह एंड लास्ट है 9 माह। तो ऑप्शन सी 6 माह। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था की पुष्टि के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? पहला है सोनोग्राफी। दूसरा है मूत्र या यूरिन टेस्ट। तीसरा है रक्त परीक्षण ब्लड टेस्ट एंड लास्ट है एक्सरे। क्या होगा? ऑप्शन बी मूत्र टेस्ट। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के पहले महीने में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? पहला है इंसुलिन। दूसरा है एस्ट्रोजन। तीसरा है HCG ह्यूमन कोरियनिक गैनेडोट्रोपिन एंड लास्ट है एड्रेनालिन। बताइए कौन सा हार्मोन है जो बढ़ जाता है? कौन सा है? ऑप्शन सी HCG हार्मोन। अब क्वेश्चन आएगा कि इसका स्त्रावण कौन करता है? तो प्लेसेंटा। कौन करता है? प्लेसेंटा।
और मैंने आपको प्लेसेंटा के बहुत अच्छे एमसीक्यूज करा दिए हैं, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान पहली बार भ्रूण की धड़कन कब सुनी जा सकती है? पहला है चौथे सप्ताह, दूसरा है छठवें सप्ताह, तीसरा है आठवें सप्ताह एंड लास्ट है 12वें सप्ताह। तो क्या होने वाला है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, छठवें सप्ताह। वैसे 5 से छठवें सप्ताह होता है। और मैं एक चीज़ बता दूं, इसके पहले भी मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया है और कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ भी गया है। सेम क्वेश्चन कल की शिफ्ट में आ गया है और इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए करा दिया है। तो आप समझ जाइए कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए WHO के अनुसार, किसके? WHO के अनुसार प्रतिदिन न्यूनतम कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? पहला है 30 ग्राम, दूसरा है 50 ग्राम, तीसरा है 70 ग्राम एंड लास्ट है 100 ग्राम। तो कितना चाहिए WHO के अनुसार? ऑप्शन सी 70 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन सबसे अधिक आवश्यक होता है ताकि भ्रूण की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रक्षा हो सके? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन V9 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं एंड लास्ट है विटामिन के। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है कि ये ना हो? मैंने आपको विटामिन की क्लास में बहुत डेप्थ में ये सारी चीजें बता दी हैं। तो ऑप्शन सी फॉलिक एसिड विटामिन V9। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान पानी की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? कम से कम मतलब आपको पानी कितना पीना चाहिए? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर एंड लास्ट है 4 लीटर। तो कितना पानी पीना चाहिए आपको न्यूनतम? ऑप्शन सी 3 लीटर। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला में गर्भकालीन मधुमेह की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एक क्वेश्चन भी कल की 1 तारीख की शिफ्ट में आ गया है और इसके पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कई बार और कई तरीके से मैंने कराया है। तो एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको ये रट लेना है। रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला है HbA1c, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। दूसरा है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तीसरा है फास्टिंग ब्लड शुगर एंड लास्ट है RBS मतलब रैंडम ब्लड शुगर। तो कौन सा गर्भकालीन मधुमेह की जांच के लिए किया जाता है टेस्ट? बताइए। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कौन सा है? ऑप्शन बी OGTT टेस्ट। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी की स्थिति को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, अभी नहीं आया है लेकिन आ जाएगा। पहला है मॉर्निंग सिकनेस, दूसरा है हाइपरमेसिस ग्रेविडेनम
तीसरा है गर्भकालीन मधुमेह एंड लास्ट है प्रसव पूर्व रक्तस्राव। क्या सही आंसर होगा बताइए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। हम इसके जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा महिला सुपरवाइज़र, इसके बाद भी हम और अन्य एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही MCQ सीरीज, थ्योरी बेस्ड सीरीज भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये चैनल बहुत काम में आने वाला है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइपरमेसिस ग्रेविडेनम। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला में रक्तचाप बढ़ने से कौन सी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है? पहला एनीमिया, दूसरा प्रीलैम्पसिया, ये तो मैंने करा दिया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीएक्लैम्पसिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। गर्भ अवस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन कब दी जाती है? पहला है ऑप्शन पहले 3 महीने में, दूसरा है 4 से 6 महीने में, तीसरा है 7 से 9 महीने में एंड लास्ट है प्रसव के बाद। तो बताइए टीटी की वैक्सीन पहले कब दी जाती है? ऑप्शन बी, 4 से 6 महीने में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आपने नेशनल हेल्थ मिशन NHM या NRHM की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। सारे के सारे प्रश्न सिर्फ वीडियो से पूरे बन रहे हैं और मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए बहुत सर्च करके वीडियो के MCQs बनाए हैं। तो आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, नहीं तो फिर आपको पेपर में फिर रोना पड़ेगा कि काश मैंने कर लिया होता तो मेरा 1 या 2 क्वेश्चन से एग्ज़ाम नहीं रुकता। तो अगर नहीं देखा है तो जल्दी आप वीडियो एंड होने के बाद वीडियो देख लेना। हालांकि सारी वीडियो महत्वपूर्ण है, मैंने आपको ट्रिक से भी चीज़ें याद कराई हैं, शॉर्टकट कीज भी मैंने आपको याद करा दी हैं। तो हर चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ मैं आपके लिए वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आने वाली है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता कितने चरणों में दी जाती है? पहला है 1 चरण, दूसरा है 2 चरण, तीसरा है 3 चरण एंड लास्ट है 4 चरण। तो बताइए PMMVY के तहत कितने चरणों में पैसे दिए जाते हैं? क्या होगा? ऑप्शन सी, 3 चरणों में। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना के तहत किस प्रकार की महिलाओं को लाभ दिया जाता है? पहला है केवल शहरी क्षेत्र की महिलाएं, दूसरा है केवल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, तीसरा है सभी गर्भवती महिलाएं एंड लास्ट है केवल गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाएं। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है बताइए। ऑप्शन डी, केवल गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाएं। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण के सही विकास के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? पहला है जिंक, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है आयोडीन एंड लास्ट है फ्लोरीन। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा बताइए। गर्भ अवस्था में भ्रूण के सही विकास के लिए पूछा है उसने, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन क्यों होगा? क्योंकि अगर आयोडीन नहीं होगा तो भ्रूण बौना हो जाएगा, घेंगा रोग होने की भी संभावना है, तो आयोडीन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान डॉक्टर प्रसव की संभावित तिथि कैसे निर्धारित करते हैं? पहला है अंतिम माहवारी की तारीख से
280 दिन जोड़कर। दूसरा है पहली सोनोग्राफी के आधार पर। तीसरा है शिशु की गतिविधियों के आधार पर। एंड लास्ट है गर्भवती महिला की भूख के आधार पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अंतिम माहवारी की तारीख LMP से 280 दिन जोड़कर। अगला प्रश्न है प्रसव के बाद शिशु को तुरंत क्या दिया जाना चाहिए। पहला है शहद। दूसरा है मां का पहला दूध। ए भी हो गया है क्वेश्चन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मां का पहला दूध, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अगला प्रश्न है नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। पहला है BCG। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। तीसरा है ओरल पोलियो। एंड लास्ट है उपरोक्त सभी। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें एक कंडीशन रहती है, मैं आपके लिए बता दूं। अगर जन्म के तुरंत बाद किसी कारण से नहीं लग पा रहा है तो इनकी एक मैक्सिमम एज लिमिट है। जैसे अगर आपसे पूछे कि BCG की मैक्स टू मैक्स क्या है, अगर नहीं लग पा रहा जन्म के बाद तो आप कब तक लगवा सकते हो, तो 1 साल। BCG 1 साल। हेपेटाइटिस बी कब तक लग सकता है आपका, तो 24 घंटे। कब, 24 घंटे। एंड लास्ट है ओरल पोलियो, अगर नहीं लग पा रहा है आपका तुरंत तो मैक्स टू मैक्स आप कब तक लगवा लो, 15 दिन के भीतर। कितने, 15 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का नया लक्ष्य क्या है। पहला है 2025 तक टीबी खत्म करना। दूसरा है 2030 तक टीबी को नियंत्रित करना। थर्ड है 2040 तक टीबी की रोकथाम। एंड लास्ट है 2050 तक टीबी को खत्म करना। तो बताइए नया लक्ष्य क्या है। क्या होगा, ऑप्शन ए 2025 तक टीबी को समाप्त करना। अगला प्रश्न है टीबी रोगियों को निःशुल्क दवा और उपचार किस योजना के तहत दिया जाता है। पहला है डॉट्स। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। दूसरा है आयुष्मान भारत योजना। तीसरा है मिशन इंद्रधनुष। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त योजना। तो बताइए किस योजना के तहत टीबी के मरीजों को निःशुल्क दवा और उपचार दिया जाता है। क्या होगा, ऑप्शन ए डॉट्स। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसको नाको बोलते हैं, और आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा कि नाको की स्थापना कब हुई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो नाको आ जाए या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन आ जाए, दोनों एक ही चीज है। कि स्थापना किस वर्ष हुई। पहला है 1985। दूसरा 1992। तीसरा है 2005। एंड लास्ट है 2010। तो नाको की स्थापना कब हुई, ऑप्शन बी 1992। अगला प्रश्न है HIV या एड्स का प्राथमिक रोकथाम उपाय क्या है। पहला है सुरक्षित यौन संबंध और जागरूकता। दूसरा है केवल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तीसरा है संक्रमित व्यक्तियों को अलग करना। एंड लास्ट है केवल टीकाकरण। तो इसमें प्राथमिक रोकथाम पूछा है। क्या प्राथमिक,
तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए सुरक्षित यौन संबंध और जागरूकता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है कुष्ठ रोग को समाप्त करना, दूसरा है कुष्ठ रोगियों को अलग करना, तीसरा है कुष्ठ रोग के प्रसार को बढ़ावा देना, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल अस्पतालों में उपचार देना। तो क्या सही आंसर होने वाला है, बताइए। ऑप्शन ए कुष्ठ रोग को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लिए प्राथमिक उपचार कौन सा है? पहला एंटीबायोटिक्स, दूसरा मल्टी ड्रग थेरेपी, तीसरा टीकाकरण, एंड लास्ट है सर्जरी। तो बताइए कुष्ठ रोग के लिए प्राथमिक उपचार कौन सा है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी मल्टी ड्रग थेरेपी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? पहला है 1953, दूसरा 1965, तीसरा है 1980 एंड लास्ट है 2000। तो क्या सही आंसर होने वाला है इसका? ऑप्शन ए 1953। अगला प्रश्न है, मलेरिया की रोकथाम के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है? पहला है मच्छरदानी और कीटनाशक स्प्रे, सेकंड है केवल दवाएं लेना, थर्ड है संक्रमित व्यक्ति को अलग करना, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल अस्पताल में इलाज। तो बताइए अगर मलेरिया की रोकथाम करना है तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? कौन सा होगा? ऑप्शन ए मच्छरदानी और कीटनाशक स्प्रे। अगला प्रश्न है, डेंगू और चिकनगुनिया का प्राथमिक वाहक कौन सा मच्छर है? पहला है एनोफिलीज मच्छर, दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर, तीसरा है एडीज मच्छर, एंड लास्ट है फाइलेरियल मच्छर। तो कौन सा मच्छर है आपको ये बताना है, कौन सा मच्छर है? ऑप्शन सी एडिस मच्छर। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला है रुके हुए पानी को हटाना और मच्छरदानी का उपयोग करना, दूसरा है केवल एंटीबायोटिक्स लेना, तीसरा है अस्पताल में भर्ती होना, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल दवाएं खाना। तो डेंगू बुखार के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है रोकने के लिए? क्या होगा? ऑप्शन ए रुके हुए पानी को हटाना और मच्छरदानी का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का प्रमुख कारण कौन सा परजीवी है? किसका? फाइलेरिया रोग का। पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि किससे होता है, आपका परजीवी से होता है। और दूसरा परजीवी का नाम क्या है वो? पहला है प्लाज्मोडियम, दूसरा है बुचरिया बैनक्राफ्टी, थर्ड है ट्रिपनोसोमा, एंड लास्ट है एस्कैरिस। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी बुचरिया बैनक्राफ्टी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
के तहत कौन सी दवा दी जाती है? पहला है DEC और एल्बेंडाजोल, दूसरा है पैरासीटामोल, तीसरा एंटीबायोटिक्स एंड लास्ट है मल्टीविटामिन। तो बताइए, अगर आपको फाइलेरिया का उन्मूलन करना है तो कौन सी दवा दी जाती है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए DEC और एल्बेंडाजोल। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में कब रिपोर्ट किया गया? पहला है जनवरी 2020 में, दूसरा है मार्च 2019 में, तीसरा है दिसंबर 2019 में एंड लास्ट है अप्रैल 2021 में। तो क्या सही इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए जनवरी 2020 में। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से बचाव के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? पहला है मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा केवल दवाइयाँ लेना, तीसरा केवल अस्पताल में रहना एंड लास्ट है हाथ नहीं धोना। तो कौन सा कोविड-19 से बचाव के लिए प्रभावी उपाय नहीं है? उपाय है कौन सा? ऑप्शन ए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग। अगला प्रश्न है, टीबी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजना कौन सी है? पहला है मिशन इंद्रधनुष, दूसरा है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम एंड लास्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। कब आया ये? 2020 में। एड्स का कब आया? 1992 में। मिशन इंद्रधनुष कब आया? 2014 में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, टीबी रोगियों को पोषण सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पहला है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, दूसरा है निक्षय पोषण योजना, तीसरा है आयुष्मान भारत योजना एंड लास्ट है मिशन इंद्रधनुष। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी निक्षय पोषण योजना। अब इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2018 में। कब हुई है? 2018 में। और कितने रुपए की इसमें सहायता की जाती है? तो 500 रुपए की। कितनी? 500 रुपए प्रति माह। अगला प्रश्न है, HIV या एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? पहला है मलेरिया टेस्ट, दूसरा है एलिजा टेस्ट, तीसरा है टीबी टेस्ट एंड लास्ट है शुगर टेस्ट। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी एलिजा टेस्ट। सिर्फ 2-3 प्रश्न बचे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है HIV संक्रमण को रोकना और संक्रमित व्यक्ति का उपचार, दूसरा है सभी को HIV संक्रमित करना
तीसरा है केवल रक्तदान को बढ़ावा देना, एंड लास्ट है एड्स रोगियों को अलग करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए HIV संक्रमण को रोकना और संक्रमित व्यक्तियों का उपचार। लास्ट क्वेश्चन, मलेरिया का कारण क्या है? पहला है वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा प्लाज्मोडियम परजीवी एंड लास्ट है कवक। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम परजीवी। इसी के साथ आज की ये क्लास एंड होती है। मिलते हैं फिर एक नए मज़ेदार वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।